साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्री मिशन कोचिंग पे। तो दोस्तों, हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2021 की भर्ती की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ कारणों से वीडियो कुछ दिन अपलोड नहीं हो पाई। आपके टेस्ट है, वो भी एक टेस्ट बीच में नहीं हो पाया, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी, तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें और मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी इन दिनों में भी प्रॉपर अच्छे तरीके से चली होगी और आपने टेस्ट है वो अटैम्प्ट किए होंगे। तो आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है एग्री मिशन कोचिंग, उसको डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से एग्री मिशन कोचिंग का ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें। फिर आपको वहाँ पे स्टोर के अंदर जाना है। स्टोर में आपको क्या है, प्रत्येक संडे को टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 60 एग्रीकल्चर के, 25 राजस्थान जीके के और 15 हिंदी के। और ये जो टेस्ट है वो टॉपिक वाइज रहता है और जो एग्रीकल्चर की क्लासेस है वो आपको यहाँ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहेगी। यहाँ से आप कंप्लीट सिलेबस है वो कर सकते हो। तो आपको टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करनी है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से एप्लीकेशन का भी लिंक है, तो वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मौसम विज्ञान। हम बात करेंगे मौसम विज्ञान की। यदि मैं बात करूं मौसम विज्ञान की, मौसम विज्ञान जिसे क्या कहा जाता है, मेटेरोलॉजी कहा जाता है। देखिए, मौसम विज्ञान या मेटेरोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। मेटेरोन प्लस लॉजी। इस मेटेरोन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अबव दी सरफेस, अबव दी सरफेस। और इस लॉजी का क्या अर्थ होता है? इसका होता है इंडिकेटिंग साइंस। इसका क्या अर्थ होता है? इंडिकेटिंग साइंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ, पृथ्वी की जो सतह है इससे ऊपर का जो भाग है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेटेरोलॉजी कहलाता है या मौसम विज्ञान कहते हैं। और ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ये जो मेटेरोन शब्द है वो किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा कि मौसम विज्ञान है वो यानी मेटेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो जलवायु विज्ञान या जो मौसम विज्ञान होती है मेटेरोलॉजी। अपने बात करेंगे एग्रो मेटेरोलॉजी की, जो अपने एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में। अब कुछ इंस्टीट्यूट की बात करें, यदि इंस्टीट्यूट्स, मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं, यदि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्थान रहता है आपका वर्ल्ड मेट्रियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वर्ल्ड जो मेट्रियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे रहती है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहता है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसीलिए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान
दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में 23 मार्च 1950 को हुई, इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है। अब हम बात करें भारत में इसके रिगार्डिंग जो संस्थान रहते हैं, एक आपका भारत के अंदर रहता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। इसकी स्थापना हुई थी पुणे में और 1875 में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में कहाँ पर हुई थी? पुणे के अंदर हुई थी। और एक चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो IMD है वो वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में है नई दिल्ली में। तो अपने कह सकते हैं वर्तमान में ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आपकी बुक में पुणे दिया होगा, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पे? नई दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद में ये तो क्या काम करता है? पूरे भारत का जो मौसम है उसका पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग है वो करता है, लेकिन एक एग्रीकल्चर के लिए भी स्पेशल आपका जो डिपार्टमेंट है IAMD कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? IAMD, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई और वर्तमान में भी ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। आपको इतना अच्छे से ध्यान में रखना है कि मौसम विज्ञान मेटेरोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों मेटेरोन प्लस लॉजी से बना है। मेटेरोन का अर्थ होता है अबव दी सरफेस, यानी जो पृथ्वी की सतह है उससे ऊपर, और साइंस जो इंडिकेटिंग साइंस या विज्ञान है उसमें अध्ययन किया जाता है किसका? जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसका, मौसम विज्ञान में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। इसीलिए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। और भारत में बात करें यदि, तो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में 1875 में हुई थी। उसके बाद में अपने बात की थी कि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? पुणे महाराष्ट्र में 1875 में। उसके बाद में एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई, वो कहाँ हुई? नई दिल्ली में। और वर्तमान में वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब अपने चलते हैं, बात करेंगे आगे नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। सबसे पहले अपनी बात करें यदि मौसम या वेदर की, वेदर क्या होता है? देखिए, वेदर अपने कह सकते हैं कि एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पे जो आपकी वायुमंडलीय दशाएं होती है या आकस्मिक जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है उसको अपने क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। कह सकते हैं निश्चित तो आपका क्या होता है? स्थान होता है, और निश्चित ही आपका क्या रहता है? समय रहता है। निश्चित समय रहता है। इस समय जो आपकी आकस्मिक घटनाएं होती हैं, क्या होती है? आकस्मिक।
आकस्मिक घटनाएं। यानी कहने का मतलब एक बहुत थोड़े से टाइम के लिए, बिल्कुल क्षणिक टाइम, क्षणिक समय, शॉर्ट पीरियड होता है। क्या होता है? शॉर्ट पीरियड होता है और एरिया भी क्या होता है? छोटा होता है। तो मौसम क्या होता है? अपने यही तो कहते हैं कि आज का मौसम कैसा है। मौसम क्या, जैसे अभी बिल्कुल धूप है और मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, हो सकता है 10 मिनट के बाद में बरसात होने लग जाए, तो ये क्या होता है? मौसम है, और बहुत छोटे एरिया के लिए होता है। तो अपने आप अपने सिटी के बारे में या अपने गांव के बारे में या आपका जो कस्बा उसके बारे में ये बोलते होंगे कि आज वहां का ये ऐसा मौसम है। आपको कोई जैसे कॉल करता है, पूछता आज मौसम कैसा है, तो आप बताते हो कि आज मौसम ऐसा है, बिल्कुल धूप निकली है या बारिश है। आप ये तो नहीं कहते कि आज हमारी जलवायु ऐसी है। लेकिन जलवायु क्या होता है, देखिए उसकी बात करते हैं अपनी जलवायु की। जलवायु की बात करिए या क्लाइमेट की। क्लाइमेट या जलवायु क्या होती है? यानी मौसम क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील। मौसम होता है वो परिवर्तनशील होता है। जलवायु की यदि मैं बात करूं तो ये क्या होता है? निश्चित स्थान, निश्चित स्थान और दीर्घकालीन समय के लिए, दीर्घकालीन समय। इसकी जो, या कह सकते हैं दीर्घकालीन समय के लिए मौसम की दशाओं या वायुमंडल की दशाओं का जो सार होता है उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो जलवायु होती है ना, वो बहुत लंबे टाइम के लिए और एक बहुत बड़े क्षेत्र के लिए। जैसे मैं बात करूं भारत की जलवायु या राजस्थान की जलवायु, तो जलवायु परिवर्तनशील नहीं होती। यदि आज बरसात हो रही है, कल धूप है, 10 दिन बाद में धूप है या 2 दिन बरसात हो रही है, तो इसे अपने ये नहीं कहेंगे कि हमारी जलवायु चेंज हो गई। अपना कहने का मतलब वो जलवायु वो ही रहती है। जैसे मान लो राजस्थान की शुष्क जलवायु है, तो अपने कह सकते हैं राजस्थान की शुष्क जलवायु है। जलवायु चेंज नहीं होती थोड़े समय में, बहुत लंबी प्रोसेस है। वो कितने 30 से अधिक वर्षों में चेंज होती हैं। कितने वर्षों में? 30 से अधिक वर्षों में चेंज हो सकती है। और ये एजीएस जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 की वैकेंसी है उसमें पूछा जा चुका है कि जो जलवायु है वो परिवर्तित कितने सालों के बाद में होती है। तो जलवायु 30 वर्षों से अधिक समय में परिवर्तित होती है। मौसम है वो 1 मिनट में भी क्या हो सकता है? परिवर्तित हो सकता है। और छोटे से पीरियड के लिए और बहुत छोटे स्थान के लिए होता है, वो उसे मौसम कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें क्लियर हो गई, मौसम और जलवायु क्या होती है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। यदि अपने क्लाइमेट की बात करें, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। क्लाइमेट को कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। कौन से? एक तो व्यष्टि, माइक्रो, और एक आपका रहता है समष्टि या मैक्रो क्लाइमेट। व्यष्टि क्या होता है और समष्टि या मैक्रो क्या होता है? देखिए माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? पृथ्वी की सतह के पास का जो, जैसे अपने जिस सरफेस पे, पृथ्वी की सरफेस पे खड़े हैं और जहां जीव जंतु और पौधे निवास करते हैं, वो जो आपके पृथ्वी से ऊपर की सतह का जो जितना क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है। तो कहते हैं जीव जंतु व पेड़ पौधे जहां निवास करते हैं। तो अपने कह सकते हैं जो व्यष्टि जलवायु या माइक्रो क्लाइमेट है उसमें अपने यहां क्या रहते हैं? निवास करते हैं और पेड़ पौधे और जंतु है। तो हम किस में रहे हैं? माइक्रो क्लाइमेट में रहते हैं। और मैक्रो क्लाइमेट क्या होता है? जो हम रह रहे हैं, पेड़ पौधे और जो आपके जंतु है, यहां रह रहे, उससे ऊपर का जो भाग है, यानी
पृथ्वी सतह से कुछ किलोमीटर से ऊपर का भाग, यानी जहां अपने निवास करते और जंतु निवास करते हैं वो माइक्रो क्लाइमेट हो गया, और उससे ऊपर का जो भाग है, कुछ किलोमीटर से ऊपर का भाग है, वो क्या होता है, मैक्रो क्लाइमेट या समष्टि जलवायु कहा जाता है। ये भी आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। अब मैं बात करूं वायुमंडल की। वायुमंडल या इसको क्या कहते हैं, एटमोस्फीयर कहा जाता है। देखिए एटमोस्फीयर क्या होता है। एटमोस्फीयर आपका जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर का जो गंधहीन, स्वादहीन, क्या कहेंगे, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन आवरण है, इसे अपने क्या कहते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहा जाता है। यानी पृथ्वी के चारों ओर स्थित गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन आवरण को ही अपने क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब देखिए इस एटमॉस्फेयर में है क्या, इस एटमॉस्फेयर में क्या है, कुछ कण हैं और नमी है। किस रूप में, एरोसोल्स के रूप में। किस रूप में, एरोसोल्स कहा जाता है। जो पार्टिकल्स और मॉइस्चर है वो क्या है, एरोसोल के रूप में उपस्थित है इस एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे की कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसकी कौन कौन सी सतह होती है, किस प्रकार रहता है, उसका अध्ययन हम करेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट इसकी जो सतह है उनके बारे में। देखिए जो वायुमंडल की सतह है इसको कितने भागों में बांटा जाता है और किस आधार पे, तो कह सकते हैं इसको हम तापमान के आधार पर वायुमंडल की सतह, जो वर्टिकल टेम्परेचर रहता है, हमारे वायुमंडल का जो वर्टिकल तापमान है उसके आधार पे अपने बांटते हैं कितने भागों में। ये क्या है, कुछ बुक्स आपको 4 भागों में भी मिलेगी जो बांटती है, और कुछ बुक्स है वो 5 भागों में भी इसको बांटती है। तो इसको समझते हैं अपने किस प्रकार से बांटा जाता है और इसका क्लासिफिकेशन है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नंबर 1 पे आपका होता है शोभ मंडल। शोभ मंडल या इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। इसको क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है इसके बिल्कुल जो पास का भाग है जहां हम निवास कर रहे हैं, ये क्या है, ट्रोपोस्फियर है। ये क्या होता है आपका, ट्रोपोस्फियर होता है। तो अपने बात करें ट्रोपो का अर्थ क्या होता है, मिक्सिंग होता है। क्या होता है, ट्रोपो का अर्थ क्या होता है, मिक्सिंग होता है। और स्फीयर का अर्थ क्या होता है, रीजन होता है। क्या होता है, रीजन, क्षेत्र। ट्रोपो का अर्थ होता है मिक्सिंग, और स्फीयर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है रीजन यानी क्षेत्र।
क्षेत्र। यानी इसके अंदर क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, वायुमंडल के अंदर गैसों का मिश्रण होता है। कुछ इसके अंदर कण होते हैं जो आपके सॉलिड और लिक्विड रूप में भी हो सकते हैं। तो इस मिक्सिंग का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आपका अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के पास का जो 8 से 18 किलोमीटर, अब 8 से 18 किलोमीटर क्यों बोला, 8 से 18 किलोमीटर। देखिए जो इक्वेटर है, कह सकते हैं अपने इक्वेटर, आपकी जो क्या है विषुवत रेखा है, वहां तो कितना, विषुवत रेखा पे तो होता है ये 18 किलोमीटर, और जो पृथ्वी के पोल्स है, पोल्स पे कितना होता है 8 किलोमीटर। यानी ये ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल है वो विषुवत रेखा पर तो कितना 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है कितनी होती है 8 किलोमीटर। किससे, समुद्र लेवल से, मीन सी लेवल। ऊंचाई है वायुमंडल की, वो किस में मापी जाती है, समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है। आपने देखा होगा, आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, वहां पे बोर्ड लगा होता है, वहां लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे स्थित। तो जो वायुमंडल है उसकी ऊंचाई है वो किसके आधार पे मापी जाती है, समुद्र लेवल से मापी जाती है। तो आपको ये समझ आएगा, ट्रोपोस्फियर होता है जो, ये अपना भाग है, ये क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। 8 से 18 किलोमीटर पृथ्वी के पास से लेकर, यानी 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, वो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहलाता है। अब देखिए क्षोभ मंडल के अंदर जितनी भी घटनाएं, इसके अंदर ओलावृष्टि, वर्षा, तूफान, आंधी, जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती है, चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सभी घटनाएं किस में होती है, क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फियर में होती है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो वायुमंडल की कौन सी सतह है जिसमें आंधी, तूफान या चक्रवात या प्रति चक्रवात जैसी जो घटनाएं हैं वो घटित होती है, तो वो किस में होती है, इस ट्रोपोस्फियर में। तो ये आपकी पृथ्वी है बिल्कुल गोलाकार, इसके चारों ओर जो पहली सतह या परत है वो क्या, कौन सी है, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। इसमें देखिए ये आपको यहां शो हो रहा है कि टेम्परेचर यहां गिरता है, यानी जैसे जैसे अपने ऊंचाई पे जाते हैं क्षोभ मंडल के अंदर तापमान में क्या होती है, गिरावट होती है। और ये प्रति किलोमीटर कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो इसको क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहा जाता है, या इसको कहा जाता है ह्रास दर कहा जाता है। यानी क्षोभ मंडल के अंदर जैसे जैसे अपने पृथ्वी के पास से ऊपर जाते हैं लगभग 18 किलोमीटर तक, तो प्रति किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो प्रति किलोमीटर पे कम होता जाता है। इसे अपने लैप्स रेट कहा जाता है। और ये घटनाएं हैं जो पूरी ओलावृष्टि, वर्षा, तूफान, आंधी वो इसी में घटित होती है। फिर अपनी बात करें, दूसरा जो अपना मंडल आता है वो कौन सा आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है। कौन सा आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है। एक हो चुका है अपना, दूसरे की अपने बात करते हैं जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। देखिए जो समताप मंडल है उसकी ऊंचाई है वो 20 से 55 किलोमीटर, लगभग कुछ बुक्स में आपको मिलेगा 18 से 48 किलोमीटर से, 18 से या 8 से 18 से लेकर 48 किलोमीटर तक। कहने का मतलब देखिए ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर, तो उससे ऊपर का जो भाग है 20 से 55 किलोमीटर तक, 20 से 55 तक किलोमीटर का है, वो आपका भाग क्या रहता है, स्ट्रेटोस्फियर रहता है या समताप मंडल रहता है। अब समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल में क्या होती है,
एक तो ओजोन परत, ओजोन परत। देखिए आपको बुक्स में मिलेगा कि लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित होती है, लेकिन ओजोन परत होती है वो जो समताप मंडल होता है उसकी ऊपरी सतह पे, और जो मीजोस्फीयर होता है उसकी निचली सतह, यानी मीजोस्फीयर या इसको क्या कहते हैं ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन लेयर होती है वो यहाँ, ये आपको बिल्कुल डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में होता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है भाग, ये क्या होता है आपका ओजोन का है। ये बीच वाला भाग कौन सा है, यहाँ पर ओजोन होती है। यानी लोअर जो मीजोस्फीयर है और ऊपर का जो स्ट्रेटोस्फीयर है, यानी अपर स्ट्रेटोस्फीयर और लोअर मीजोस्फीयर, ये आपका, ये देखिए ये आपको जो ब्लू डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये किसकी है, ओजोन लेयर है। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक आपको जो ये परत दिखाई दे रही है, इसके ये क्या है, ओजोन लेयर पाई जाती है। तो यानी जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर और लोअर मीजोस्फीयर, इसमें क्या है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत का काम क्या है, जो सूर्य से बहुत हानिकारक किरणें आती है, कौन सी, पराबैंगनी किरणें, O3 यानी ओजोन, तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, ये जो ओजोन लेयर होती है वो पराबैंगनी हानिकारक जो किरणें आती है सूर्य से, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। यदि पराबैंगनी किरणें हैं वो पूरी की पूरी पृथ्वी पर पहुंचे तो यहाँ जीवन संभव नहीं है। तो ओजोन लेयर है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन का क्या होता है, अपघटन हो रहा है, धीरे धीरे ओजोन की क्या हो रही है, क्षति हो रही है, या वो परत टूट रही है, या उसके अंदर छेद हो रहा है। वो किस कारण हो रहा है, CFC गैस मुख्य कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो मुख्य कारण है, ओजोन परत में जो डिप्लेशन हो रहा है उसका मुख्य कारण। तो और इसमें बात करूं मैं, इसमें तापमान है, ये देखिए जो इसमें तापमान क्या होता है, बढ़ता है। समताप, जो आपका समताप मंडल होता है इसके अंदर टेम्परेचर की क्या होती है, ये लाइन है जो ये टेम्परेचर वाली है, तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इसमें क्या होता है, बढ़ता है। कह सकते हैं इसमें क्या होता है, सर्वाधिक तापमान होता है, ये सबसे गर्म रीजन है। क्या होता है, हाईएस्ट जो टेम्परेचर वाला रीजन है वो क्या होता है, समताप मंडल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने मध्य मंडल की बात करेंगे। तीसरा हमारा मंडल रहेगा मध्य मंडल। मध्य मंडल या जिसको क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर कहा जाता है, मीजोस्फीयर कहा जाता है। देखिए ये बिल्कुल जो मध्य का भाग है इसको क्या कहते हैं, यानी पहला पृथ्वी के पास ट्रोपोस्फियर, उसके बाद में ऊपर का भाग है जो स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर का भाग है वो मीजोस्फीयर होता है। ये आपका रहता है 30 से 60 किलोमीटर तक, यानी आपका 30 से 60 किलोमीटर, ध्रुवों पर 30 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर तक रहती है। तो ये आपका है वो मीजोस्फीयर रहता है। कौन सा होता है, मीजोस्फीयर रहता है। आप अच्छे से इसको देखिए, मीजोस्फीयर ये भाग कौन सा होता है, ये देखिए यहां से ये रहा मीजोस्फीयर। उसके बाद में इसमें कोई खास इतना है नहीं, यानी जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर और लोअर मीजोस्फीयर है उसमें ओजोन परत स्थित होती है। उसके बाद में इसमें टेम्परेचर की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है, इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है। तो ये सबसे ठंडी परत है, इसका -95 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है वो होता है, बहुत ठंडा मंडल है ये। इसका टेम्परेचर है वो कितना होता है, -95 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में हमारे पास आता है थर्मोस्फीयर, जिसको क्या कहते हैं, आयन मंडल या ताप मंडल कहा जाता है। आयन मंडल या ताप मंडल या
थर्मोस्फीयर या ओजोनोस्फीयर भी आइनोस्फीयर भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है वो 80 से 400 किलोमीटर तक रहती है। यानी सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद में मीजोस्फियर और उसके बाद में आता है हमारा थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर। इसके अंदर क्या आयन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको आइनोस्फियर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आइनोस्फियर भी कहा जाता है। उसके बाद में यदि बात करें अपने जो आपकी रेडियो कम्युनिकेशन है वो इसी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, रेडियो जो शॉर्ट वेव लेंथ की, जो शॉर्ट वेव लेंथ जो किरणें होती हैं वो क्या इससे परावर्तित होती है। इसी के कारण क्या होता है, जो आपका रेडियो कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन संभव है। किस मंडल के कारण, आइनोस्फीयर के कारण ही क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन संभव है। ये क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है या परावर्तित करता है। इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक रहती है। उसके बाद में अपनी बात करते हैं, लास्ट आपका रहता है कौन सा, 5 नंबर है एक्सोस्फीयर, जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है, जो बिल्कुल बाहरी परत होती है वायुमंडल की। नंबर 5 है जिसको वायुमंडल कहा जाता है या इसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। बिल्कुल ये कह सकते हैं बाहरी आवरण है, वायुमंडल का बिल्कुल बाहरी आवरण है। वो कौन सा है, आपका एक्सोस्फीयर रहता है। इसकी ऊंचाई है वो 400 से 1000 किलोमीटर तक रहती है। यानी सबसे पहले अर्थ के बाद में ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद में मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर के बाद में थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर, उसके बाद में एक्सोस्फीयर या आउटर मोस्ट, यानी बिल्कुल बाहरी सतह है वो कौन सी होती है आपकी, ये वायुमंडलीय एक्सोस्फीयर होती है, जिसकी ऊंचाई 400 से 1000 किलोमीटर तक रहती है। और इसका टेम्परेचर है वो आपका रहता है थोड़ा कम रहता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रहता है। उसके बाद में अपने कुछ चीज़ों की बात करते हैं। और ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। ये अपनी 5 मुख्य हैं जो वायुमंडल की परतें थी वो थी। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। एक होता है आपका न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। देखिए न्यूनतम तापमान होता है वो क्या होता है, जो रात का तापमान है। आपने टीवी या रेडियो के अंदर जब मौसम की जानकारी दी जाती है तो वो ये बोलते हैं कि न्यूनतम तापमान है इस सिटी का इतना रहा। न्यूनतम तापमान से अर्थ क्या होता है, रात्रि का तापमान है वो। और रात्रि का तापमान कब मापा जाता है, ये आपका सुबह 4 बजे मापा जाता है। उसके बाद में बात करें अधिकतम तापमान की, मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, ये दिन का तापमान होता है, दिन का तापमान। ये आपका मापा कब जाता है, 4 बजे। रात जो दिन के 4 बजते हैं शाम को 4 बजे दिन का तापमान होता है वो अधिकतम तापमान, मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है। और ये शाम के 4 बजे मापा जाता है। उसके बाद में अपने कुछ चीज़ों की और बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की। डिग्री सेल्सियस की देखिए, इसका जो पानी का जो जमाव बिंदु होता है डिग्री सेल्सियस का,
जमाव बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उबाल बिंदु रहता है पानी का यानी पानी कितने पे जमता है डिग्री सेल्सियस में, 0 पे, और पानी उबलता कितने पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर अपने दूसरा बात करें डिग्री फारेनहाइट की, तो इसमें जो पानी का जमाव बिंदु जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका रहता है 32 डिग्री फारेनहाइट पे, और पानी का उबाल बिंदु बॉइलिंग पॉइंट रहता है डिग्री फारेनहाइट के अंदर, वो आपका रहता है 210 डिग्री फारेनहाइट पे। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं केल्विन की, तो पानी का जमाव बिंदु केल्विन के अंदर रहता है आपका 273 डिग्री केल्विन, और केल्विन को अपने डिग्री सेल्सियस की बात करें तो आपका 273 केल्विन की बात करें तो 273 डिग्री केल्विन प्लस जो आपका सेल्सियस होता है, ये क्या रहता है आपका केल्विन रहता है। अब सबसे पहले अपने बात करें डिग्री सेल्सियस को, इसका जो जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का उबाल बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में पानी का जमाव बिंदु होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट, और पानी का उबाल बिंदु फारेनहाइट में होता है 210 डिग्री फारेनहाइट, और पानी का जो जमाव बिंदु होता है वो 273 डिग्री केल्विन रहता है। ये आपको इतना समझ आएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं कुछ मीटर है उनकी बात करेंगे, और इनको कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री जो फारेनहाइट होता है उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करें, तो अपने कह सकते हैं 5/9 F-32 इस सूत्र द्वारा अपने क्या है डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, और डिग्री फारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस से बदलें तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस आपका क्या रहता है 32। इस सूत्र द्वारा अपने डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल सकते हैं, इस सूत्र द्वारा अपने फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के अंदर बदल सकते हैं। इन दोनों सूत्रों द्वारा अपने इससे तो फारेनहाइट को अपने डिग्री सेल्सियस में और इसको डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट के अंदर बदल सकते हैं। अब अपने बात करें जो रहता है आपका अधिकतम तापमापी, मैक्सिमम जो टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, तापमान किसे थर्मामीटर से मापा जाता है, इसमें आपका क्या रहता है पारा या मरकरी भरा रहता है, और आपका मिनिमम न्यूनतम तापमापी होता है, जो न्यूनतम तापमापी या मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, इसके अंदर आपका अल्कोहल भरा रहता है, अल्कोहल होता है। फिर आपका जो मर्दा तापमापी होता है, सोइल थर्मामीटर होता है, इसके अंदर आपका पारा या मरकरी भरा रहता है। फिर आपका नेक्स्ट है थर्मोकपल, थर्मोकपल द्वारा भी क्या मृदा का ताप मापा जाता है, मृदा का तापमान मापा जाता है। थर्मोकपल से भी क्या मापा जाता है, मृदा का तापमान है वो मापा जाता है। उसके बाद में यदि अपने नेक्स्ट बात करें आपका एक रहता है इंफ्रारेड थर्मामीटर, उसकी बात करते हैं अपने इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर। देखिए इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है, ये पत्तियों से बिना संपर्क के
ताप मापता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर मापता है पत्तियों का, पौधे की जो पत्तियां होती है उसका टेम्परेचर मापता है। उससे क्या होता है, ये बिना उसे टच किए टेम्परेचर माप लेता है। तो ये अधिकतम न्यूनतम, इसमें अधिकतम में तो पारा या मरकरी होता है, न्यूनतम तापमापी में अल्कोहल होता है, मृदा तापमापी सॉइल जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर पारा या मरकरी होता है। थर्मोकपल से मृदा का तापमान मापते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर है वो पत्तियों का टेम्परेचर मापती है बिना उसे टच किए। उसके बाद में अपनी बात करते हैं कुछ फसलों में होने वाले नुकसान से, या टेम्परेचर की बात करेंगे। एक आपका तापमान रहता है, फसलों में अपने कह सकते हैं चिलिंग इंजरी होती है, चिलिंग इंजरी। ये क्या होती है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, इस टेम्परेचर पे जब फसलों को नुकसान होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे जाने से 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, इसके बीच में जो फसलों को नुकसान होता है इसे क्या कहते हैं, चिलिंग इंजरी कहा जाता है। अब चिलिंग इंजरी होता है, एक होता है आपका फ्रीजिंग इंजरी। क्या होता है, फ्रीजिंग इंजरी। फ्रीजिंग इंजरी, देखिए फ्रीजिंग इंजरी क्या होता है, फ्रीजिंग इंजरी, आपकी जो फ्रीजिंग इंजरी रहती है ये होता है 5 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप, 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप में जो फसलों को क्षति होती है उसे फ्रीजिंग इंजरी कहा जाता है। यानी 0 से 5 के मध्य होती है उसे क्या, चिलिंग इंजरी कहते हैं, और 5 से अधिक ताप से जो नुकसान होता है फसलों को उसे क्या, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर, यानी फ्रीजिंग इंजरी क्या होता है, जब फसलों को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर नुकसान होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग इंजरी। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाता है उसे क्या कहते हैं, पाला पड़ना कहा जाता है। यानी पृथ्वी की जो सतह है उस पर व्हाइट एक जो जमा हो जाती है, बर्फ हो जाती है, उसे अपने जब पाला पड़ना कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इस समय क्या होता है, फसलों के अंदर क्या होता है, पानी जमाव हो जाता है पानी का, या उससे बर्फ बन जाती है, जिससे क्या होती है, जो उसकी कोशिकाएं हैं वो फट जाती है और पौधा है वो मर जाता है। अब अपने बात करें पाले से बचाव की बात करें, पाले से बचाव तो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव, 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव, या क्या करें, सिंचाई करें जिससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, या क्या करें, धुआं कर दें, वहाँ पर धुआं क्या कर दें, धुआं कर दें उत्तर और पश्चिम दिशा में, क्या कर दें, उत्तर पश्चिम दिशा में क्या कर दें, धुआं कर दें, जिससे भी क्या हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। मेरे को आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, सब कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत समझ आई होगी। तो यदि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, तो आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। आप एग्री मिशन कोचिंग का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप स्टोर में जाइए और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हो। जितने टेस्ट संडे को हो चुके हैं वो आपको, जो हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और नेक्स्ट जो संडे को जितने भी टेस्ट होते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप जितनी वीडियो को लाइक करते हो उससे रीच मिलती है, और मेरे को भी क्या होता है, एक तरीके का मैं भी उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।